उठो हिंद के वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उत्कार करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उत्कार करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्रेनिंग ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलो आज के वीडियो कॉल को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं, ये वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की 5th वीडियो यानी कि 5वीं वीडियो है। जैसा यहाँ पे लेक्चर 5 लिखा हुआ है। ओके, तो दोस्तों चलो अपने टाइम को वेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लियर किया। ओके, जो अपना प्रथम एग्जाम्पल था यानी कि प्रथम उदाहरण था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दूसरे उदाहरण को यानी कि दूसरे एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को पेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल की शुरुआत कर लेते हैं। चलो करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गए हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ हम लोगों के सामने अपना दूसरा एग्जाम्पल यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। उदाहरण नंबर दूसरा है कि दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ही बारीकी से देखा कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ दो चीजों पे गौर करते हैं। यहाँ पे ही एक सम, ठीक है ना, सम पूर्णांक यानी कि धनात्मक समपूर्णांक जो है ये, और यहाँ पे एक है धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है। सबसे पहले यानी कि दोस्तों, जो समपूर्णांक और विषम पूर्णांक या जो सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं, सबसे पहले हम लोग उनको जान लेते हैं, फिर यहाँ अपनी वीडियो लेक्चर में आगे क्यों बढ़ेंगे। और प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को बहुत ही बारीकी से क्लियर हो पाए। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम चलते हैं इन पर कि सम संख्या या सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक या विषम संख्या क्या है ना। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने अपने प्रथम चैप्टर की शुरुआत की थी, तो प्रथम चैप्टर के, ठीक है ना, फर्स्ट वाले वीडियो में यानी कि जिसमें हमने संख्या पद्धति को बहुत ही बारीकी से देखा था, उसमें हमने बताया था कि दोस्तों जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत भी और यदि हम उसको बारीकी से देखें, अगर प्राकृतिक संख्या को भी हम और बारीकी में से तोड़ें, तो वहाँ भी हमें अनेक प्रकार की संख्याएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों ने उनको वहाँ पे उतनी बारीकी से नहीं देखा, ठीक, क्योंकि हमें अपने पूरे संख्या पद्धति और स्ट्रक्चर को समझना था। ठीक है ना, जिससे हमारा बेस क्लियर हो सके। तो इतना हम लोगों ने किया था। तो दोस्तों, वही सम संख्या और विषम संख्या की बात यहाँ पे हो रही है, तो आओ हम उनको पहले बारीकी से देख लेते हैं। दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों क्योंकि हम लोग जानते हैं जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या की सबसे प्राथमिक संख्या यानी कि पहली संख्या मानी जाती है। उसी के बेस से या उसी के द्वारा दूसरी संख्याएं बनती हैं, जिसे पूर्ण संख्याएं बनती हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ के उसी प्रकार से जो पूर्ण संख्या है उसमें जो अपनी ऋणात्मक संख्या है, जब उसको हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या बनती है। उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या से और संख्याओं के मेल से परिमेय संख्या बनती है। इसी प्रकार से और संख्याएं बनती हैं। आप लोगों ने बहुत ही बारीकी से देखा था। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। तो क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी पहली संख्या होती है, तो वहीं से हमें सम संख्याएं, विषम संख्याएं ना, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सब मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यानी कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वही हमारी पहली संख्या है और वहीं से हमें सम संख्याएं और विषम संख्याएं मिलनी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सम संख्याएं और विषम संख्या, तो वहां पे जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं के मेल से जो संख्याएं बनेंगी, और इसलिए बात है कि उन संख्याओं के अंतर्गत भी ये अपनी सम संख्याएं और विषम संख्याएं पाई जाएंगी। ये तो बात है ही। ठीक है ना, अच्छा इतना तो क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले सम संख्या और विषम संख्या होती क्या है। ठीक है ना, तो दोस्तों हम देखते हैं कि सम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। सम संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि वे संख्याएं, कौन सी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं या 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। जैसे यहाँ पे देख लो दोस्तों, यहाँ पे मान लो हमने 20 लिया। अब 20 को हम 2 से काट रहे हैं या 2 से विभाजित कर रहे हैं,
तो यहाँ पे ये पूरी तरह से कट जा रही है, यानी कि 10 बार में पूरा का पूरा 20 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, पूरा पूरा कट जा रहा है। उसी प्रकार से अगर आगे देखोगे तो मान लो यहाँ पे 30 लेते हो, अगर 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक बार में 2, फिर 1 0, फिर 5 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 बार में पूरा का पूरा 30 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि कट जा रहा है, ठीक है, कट जा रहा है ना। तो दोस्तों इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको हम बोलेंगे सम संख्याएं, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमारी जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती है। अब आओ देखते हैं कि हमारी विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों विषम संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं या जो 2 से पूरी पूरी नहीं कट सकती हैं उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक है ना। अब वो विषम संख्याएं ऐसे होती हैं, मान लो दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पे 15 है हमारे सामने ना, अब हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 बार में 14 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक शेषफल बच जा रहा है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक शेषफल बच जा रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 15 जो संख्या है ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, यहाँ पे एक शेषफल बच जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ये सम संख्याएं नहीं है, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पे एक शेषफल बच जा रहा है। उसी प्रकार से अब दूसरी कोई संख्या ले लो, जैसे 25 लेते हैं, अब 25 में 2 से करेंगे तो एक बार में तो 2 होगा, फिर 5 उतरा तो 2 बार गया, फिर 4 हुआ, एक यहाँ पे विशेष फल आ गया, और ये भी पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं हो पा रही संख्याएं। दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं ना, सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं और उनमें कोई भी शेषफल नहीं बचता। क्या, उनमें कोई भी शेषफल नहीं बचता, वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। देख लीजिए जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया है, कोई भी शेषफल नहीं बचा है। उसी प्रकार से यहाँ भी शेषफल के रूप में कुछ भी नहीं बचा है और पूरा का पूरा 30 2 से डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार की संख्याएं हुई सम संख्याएं। क्या हुई, सम संख्याएं, ओके। उसी प्रकार से यहाँ पे जो संख्या जैसे हैं 15 है, अब 15 को 2 से डिवाइड किया हमने तो 7 बार गया, लेकिन एक यहाँ पे शेषफल बच जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो शेषफल बच जा रहा है और पूरी पूरी ये कट नहीं पा रही हैं, तो इन संख्याओं को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं। उसी प्रकार से 25 है, अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी एक शेषफल बच जा रहा है और यहाँ पे 12 बार में 24 भी सिर्फ आ रहा है ना, यानी कि एक शेषफल बच जा रहा है, वो 25 पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो ये संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो सम संख्याएं होंगी, सम संख्याएं 2 से, ठीक है ना, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं और कोई शेषफल नहीं बचता, ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचता। ये होती है सम संख्याओं की कंडीशन ना। और वही अगर विषम संख्याओं की देखोगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है तो यहाँ पे लिखेंगे कि विषम संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं ना, क्योंकि शेषफल बच जाता है ना, ओके। क्या, शेषफल बच जाता है, यानी कि जो सम संख्या होती हैं उनको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी कट जाती है, कोई भी शेषफल नहीं बचता है। जबकि जो विषम संख्याएं हैं उनको जब हम 2 से भाग करते हैं तो उनमें शेषफल बच जाता है। अब वहां पे ये बात नहीं है कि एक ही शेषफल बचेगा, कुछ भी शेषफल बच सकता है ना, यानी कि शेषफल बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना, शेषफल बचेगा। जो विषम संख्या होंगी उनके अंतर्गत शेषफल बचेगा। इतना तो जान रहे हो कि जो सम संख्या होंगी वो 2 से डिवाइड करेंगे तो उनके अंतर्गत कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, और विषम संख्याओं को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उनके अंतर्गत शेषफल कुछ न कुछ बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से तो सम और विषम संख्याएं क्लियर हो गई, ठीक। अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आओ आगे की ओर देखते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे उदाहरण क्योंकि दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी एक, ठीक है ना, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, लेकर यह दर्शाइए ना, यह हमें सिद्ध करिए, यह दिखाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक जो होगा, क्या, धनात्मक जो समपूर्णांक होगा वो 2q के रूप का होगा। और ये भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक
जो विषम पूर्णांक होता है वह 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यही इसके कहने का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे मान कह रहा है कि आपको खुद से ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे दर्शाना है, आपको सिद्ध करना है, तो आपको मान भी तो खुद से लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कोई भी मान को ले लेंगे ना, माना कि ए, चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लो, यहाँ पे धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों की बात की गई है ना, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ जब मान को जब ले रहे हैं तो मान को यहाँ पे हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के रूप में लेंगे। अब उनको यहाँ पे हम सम और विषम का दर्जा नहीं देंगे, जब हम हल करेंगे तब वहाँ पे निष्कर्ष निकाल के हम सम और विषम को वहाँ पे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले सम और विषम उसको नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ कहेंगे कि माना कोई ए एक धनात्मक पूर्णांक है, इतना लेके हम प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं ना, हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हल, ठीक है ना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, जिसे धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है ना, यहाँ पे जो कर लीजिए, जो धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा ए कोई, ठीक है ना, तथा ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, यहां तक हमने लिख दिया। और जहां q कोई पूर्णांक है, हमने क्या लिखा, हमने दोस्तों यही लिखा कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि हमने ए कोई धनात्मक पूर्णांक को मान लिया, ठीक, जो धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है ना, हमें यानी कि सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और देखा ए वही ए, कौन, वही ए जो यहाँ पे लिखे हैं ए ना, वही ए तथा ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया कि हमने इतना लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे आगे की ओर देखते हैं। तो आगे की ओर जब हम देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे जो 2q है, ठीक है ना, यहाँ पे जो 2q है और यहाँ पे जो 2q प्लस 1 है, क्या यहाँ पे जो 2q है और यहाँ पे जो 2q प्लस 1 है, इनको आप लोग गौर से देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है, क्या यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर हो पा रहा है कि जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते हैं, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके ये स्टेप को निकालते हैं, ठीक है ना। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके ये स्टेप को निकालने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, ठीक है। जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते हैं ना, तो उसके अंतर्गत जो हम प्रमेयिका, जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है, जब उसका उपयोग करते हैं तो हम वहां पे देख पाते हैं जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका होती है वो यही होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर कामा शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन बी, यही होती है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है ना। और जो ये मान होता है जिसमें आर का मान जो होता है वो शून्य से या तो सदैव बड़ा होता है या शून्य होता है, लेकिन बी से सदैव छोटा होगा ना। यानी जो आर का मान होता है शेषफल का मान वो या तो सदैव शून्य होता है या सदैव शून्य से बड़ा होता है, लेकिन बी से सदैव छोटा होता है। ये इसका क्राइटेरिया होता है ना। अच्छा, जब ये इतना होता है तो यहाँ पे हम गौर करके देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो 2q है और यहाँ पे 2q प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे जो 2q है वो यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे bq के रूप में नजर आ रहा है कि नहीं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, जो 2q है वो यहाँ पे bq के रूप में नजर आ रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ पे 2q प्लस 1 है, 2q प्लस 1 है, वह bq प्लस r के रूप में नजर आ रहा है, ठीक है ना। किसके रूप में, 2q प्लस 1 जो है वो bq प्लस r के रूप में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो 2q है
वो यहाँ पे भाजक गुणित भागफल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है ना, इसके रूप में भाजक गुणित भागफल के रूप में हमें स्पष्ट हो रहा है। यानी जो 2q है भाज्य और गुणे भागफल, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सॉरी यानी कि भाजक गुणित भागफल, क्योंकि भाजक तो ये हुआ ना, तो ये भाजक गुणित भागफल के रूप में यानी कि 2q के रूप में रहा है। यानी कि b की जगह पे 2 है यहाँ पे और q की जगह पे q बना है ही, तो भाजक गुणित भागफल के रूप में हमें ये नजर आ रहा है। ठीक है ना। उसी प्रकार से जब 2q + 1 देखोगे तो यहाँ पे b के रूप में यहाँ पे 2 है दिख रहा है ना, और q के रूप में अपना q खुद है, और r के रूप में जो शेषफल है वो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इतना जो ये सेकंड है वो यहाँ पे भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में नजर आ रहा है। आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो जब यहाँ पे स्पष्ट रूप ही हमें नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब हमें इतना स्पष्ट हो गया तो हम वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग इन पर करेंगे। किन पर? इन पर 2q और 2q + 1 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने संख्या a लिया है। ठीक है, क्या हमने कोई संख्या जब माना है कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में था, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होगा। ठीक है, जब इतना होगा तो हमने यहाँ पे ये कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया है ना। तो जब हमारे सामने ये यहाँ पे है तो ये और यहाँ पे जो ये संख्या है 2q और 2q + 1 है, इन पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग बहुत ही बारीकी से करना है। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे करते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका उपयोग चरण बाई चरण करते जाते हैं और अंत में हम अपना ये CF निकाल लेते हैं, वही करते हैं। तो जब हम इन पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी जो हम संख्या मानेंगे, कोई भी संख्या, जैसे हमने यहाँ पे a माना है तो a संख्या को हमें दिखाना है कि 2q के रूप में होता है, 2q के बराबर होता है या 2q के जैसा होता है, और उसी प्रकार से उसी को हमको दिखाना है कि 2q + 1 के रूप का होता है, 2q + 1 के बराबर होता है या 2q + 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको हम a बराबर 2q लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से a बराबर हम 2q + 1 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक जो समपूर्णांक है, यानी कि जो समपूर्णांक है जिसको हमको सिद्ध करना है, वो हमने यहाँ पे मान लिया है a। तो ये जब मान लिया है तो हमें a के ही तो बराबर हमें यहाँ पे दिखाना है कि 2q होता है, और a ही के बराबर हमें दिखाना है कि 2q + 1 होता है। तो इसलिए जब a के बराबर होता है तो इसलिए हमने a के बराबर रख दिया 2q भी, और a के बराबर जब 2q भी होता है तो एक बराबर 2q + 1 भी होता है, तो एक बराबर 2q + 1 भी हमने लिख दिया, अचीव कर दिया ना। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें a बराबर 2q और a बराबर 2q + 1 है, और यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से ये भी देख पा रहे हैं कि दोनों के लिए यहाँ पे 2 तो सेम है ही, क्या यहाँ पे दोनों के लिए 2 भी सेम है। ठीक, यानी कि जो हम समपूर्णांक के रूप में रखेंगे उसके लिए भी और जो विषम पूर्णांक के रूप में रखेंगे उसके लिए भी, यानी कि दोनों के लिए सेम है 2। ठीक है, ओके, तो कोई बात नहीं। तब हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं कि हम लिखेंगे कि a तथा b बराबर 2। हम क्या लिखेंगे, a जो मान हमने लिया है कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसको लिखा हमने, और b के स्थान पे क्या है, 2 है ना, दोनों के लिए 2 है कि नहीं भैया, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि bq है तो bq के रूप में जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सामने यही 2 तो नजर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। जब हमारे सामने यही नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम b के स्थान 2 को हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं कि a तथा b बराबर 2 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है ना। जब इतना हम करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का उपयोग करेंगे सबसे पहले। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय यही होती है कि बार bq + r कमा सूर्य समार्धन इक्वल r समार्धन b, यही करेंगे ना। तो हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने a है और 2q के रूप में है, फिर a है 2q + 1 के रूप में, ठीक है ना। अच्छा, इतना तो है। जब हम a और 2q पर यानी कि a और 2 पर जब हम करेंगे तो अब ये जो हमारा होता है ये हमारा भाज्य होता है, और यहाँ पे जो होता है ये अपना होता है भाजक, और ये होता है भागफल और प्लस शेषफल के रूप में होता है जो भी रहता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे शेषफल के रूप में कुछ नहीं यानी कि 0 है, और उसी प्रकार से इसमें देखोगे तो a यानी कि भाज्य के रूप में है ही, और 2 भाजक और ये भागफल और प्लस शेषफल के रूप में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जब हम ए से यानी कि ए में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे कि ए भागे 2 जब आप करोगे तो क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये हमारा जो है ए, ये यहाँ पे चर है ना, ये चर मान है और ये अचर मान है। ठीक, तो जब हम अचर मान से चर मान में भाग देंगे तो क्या इसका सही सही आंसर आएगा, सही सही भाग हो पाएगा? सही सही भाग कैसे हो पाएगा भैया, क्योंकि जो चर है इसका मान तो बदलता रहता है, ठीक है, और इसका मान फिक्स है। तो यहाँ पे इस तरह से हम सही सही इसका आंसर का पता नहीं लगा सकते। जब हम इसका सही सही आंसर का पता नहीं लगा सकते तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही भागफल और शेषफल के रूप में बस इसको हम सिर्फ रखेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे भागफल जो हमारा होता है क्यू, और यहाँ पे जो हमारा शेषफल होता है आर, बस हम इसी के रूप में इसको रख सकते हैं। तो जब हम इसी के रूप में इसको रख सकेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लीजिए, अब हमारा शेषफल के रूप में हमारा आर है और भागफल के रूप में हमारा क्यू है और भाज्य के रूप में हमारा ए है, ये ए है, और भाज्य के रूप में 2 है। ठीक, तो जब इतना है तो हम अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे ना, क्योंकि हम लोग जानते हो कि जब हम भाग करते हैं तो फिर हम उसको प्रमेयिका के रूप में लिखते हैं, जो यूक्लिड की प्रमेयिका है, चाहे जो भी मान दिया हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिख पाएंगे कि हम लिखेंगे कि ए बराबर, ठीक है ना, ए बराबर 2q और प्लस आर, ठीक है ना। और जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि 0 स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी, ठीक है, ये भी होता है क्योंकि यहाँ पे दिया है। जब हमने इस रूप में यानी कि इसको जब इस रूप में हमने बना लिया, बनाया कि नहीं, भाग देके हमने जब यूक्लिड की प्रमेयिका के रूप में बनाया तो इतना आया, और जो प्रमेयिका की जो यूक्लिड की जो प्रमेयिका है उसका क्राइटेरिया 0 स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी होता है, ठीक है ना। ये इतना होता है तो इतना भी हमने लिख दिया। जब इतना हमने लिख दिया तो क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा बी होता है ना, यहाँ पे जो बी दिया है, बी का मान यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, और आर का मान भी यहाँ पे है, यानी कि बी की जगह यहाँ है और आर का जगह यहाँ है। तो जो बी का मान आएगा बी के स्थान पे हम रखेंगे और आर का मान जो आएगा तो आर के स्थान पे रखेंगे, और 0 तो अपने आप है ही। ठीक, तो यहाँ पे तो बी का और आर का मान कुछ भी नहीं है क्योंकि ये प्रमेयिका के रूप में है, ठीक है, ये प्रमेयिका के रूप में है, लेकिन इसी का मान हमें बी का और आर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें बी का मान 2 यहाँ पे देखने को मिला है। जब हमें यहाँ बी का मान 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आर का मान क्या है, आर का मान कुछ नहीं, 0 ही है। तो जब बी का मान 2 के रूप में हमें नजर आ रहा है तो हम बी की जगह क्या रखेंगे, हम बी की जगह जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। जब बी के स्थान पे 2 कर लेंगे तो जब हम इतना कर लेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और जानते हैं कि जो अपना ये होता है कि 0 स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पे जो आर का मान होता है, शेषफल का मान, वो या तो सदैव 0 होता है या सदैव 0 से बड़ा होता है, लेकिन बी से सदैव छोटा होता है इसका मान, ये भी जानते हैं हम लोग। जब इतना हम लोग जानते हैं भैया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो अपना शेषफल का मान है, ठीक है ना, हालांकि शेषफल यहाँ हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो शेषफल का मान कहना रहा है कि या तो सदैव 0 होगा या सदैव 0 से बड़ा होगा, लेकिन सदैव बी से छोटा होगा, यानी कि बी का जो भी मान होगा, बी का मान ना, उससे छोटा होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ जो अपना शेषफल होगा वो 0 से लेकर बी से छोटा तक जो मान है वहां तक का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मान शेषफल के रूप में हो सकता है। अच्छा, इतना तो है, क्लियर है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो बी का मान है, बी का मान हमें यहाँ 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, 2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, और 0 तो वैसे बात है ही, जो भी 0 है। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जब हम इस फॉर्मेट को लेकर चलते हैं तो हमारा जो शेषफल आएगा वो या तो सदैव 0 होगा और या तो यानी कि सदैव 0 होगा या सदैव 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने बी का मान 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शेषफल जो आएगा वो 2 से छोटा आएगा ना, 2 से छोटा आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, और 0 से लेकर आएगा 2 से छोटा तक। तो हम अगर देखेंगे तो हमारे सामने 0 से लेकर 2 से छोटा तक में कौन कौन से मान आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम इसकी क्या करेंगे, इसकी हम संभावना ही इसके हम अनुमान यही लगाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे यही अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो शेषफल आएगा वो या तो सदैव 0 होगा या सदैव 0 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से सदैव छोटा होगा। तो हमारा अनुमान यही होगा कि हम 0 से लेके और 2 से छोटा तक जो भी मान है हम उन्हीं को शेषफल के रूप में यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे संभवतः या संभावित, ठीक है ना, यानी कि संभावित शेषफल या संभवतः शेषफल हम लिखेंगे कि इसलिए संभावित शेषफल, ठीक है ना, इसलिए संभावित शेषफल r बराबर 0, 1,
ठीक है ना। यही हमें दो दिख रहे हैं यहाँ पे है, लिख देते हैं। संभावित शेषफल r बराबर 0,1 है, ठीक, इतना लिख दिया। ये संभावित शेषफल जब हमारे सामने आ गई, तो जब हमारे सामने ये शेषफल इतना 0,1 हमारे सामने प्राप्त हो गए, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ये प्राप्त हो गए तो अब हम इनको बारी बारी से अपने इस प्रमेय के रूप में, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में, जो प्रयोग में जो यूक्लिड की प्रमेय होती है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान शून्य स्मॉल देन इक्वल आर स्मॉल देन बी, तो हमें जो आर का मान प्राप्त हो गया है, तो हम भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम इनको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे शेषफल यहाँ पे भैया 0,1 मिल चुका है, ठीक है ना, संभावित शेषफल। तो हम यहाँ पे अब इनमें उन्हीं मान को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने शेषफल 2 है, यानी कि एक 0 है, एक 1, तो यहाँ पे हम इनको भी दो बार लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले तो ए बराबर 2q प्लस 0, एक यहाँ पे ए हो गया, और एक हमारा हो जाएगा कि ए बराबर 2q प्लस 1। तो यहाँ हमारे सामने ये दो थे, तो इसलिए हमने इनको दो बार लिख दिया, ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पे दो बार लिख दिया, ठीक है ना, तो अब आप तो क्या करोगे, अब देखो, अब आ जाएगा कि 2q 0 का मान तो खत्म, और 2q प्लस 1, अब हमें इतना प्राप्त हो गया, 2q और 2q प्लस 1, किसका, ए का मान, किसका, ए का मान हमें इतना प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे बताओ दोस्तों, जब हमें इतना प्राप्त हो गया, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो 2q था और 2q प्लस 1, यानी कि 2q था और 2q प्लस 1, तो ये हमें मान तो यहाँ पे प्राप्त हो जा रहे हैं, यानी कि ये जो मान थे ये हमें मान यहाँ पे प्राप्त होने लगे हैं, यानी कि हमें ये मान प्राप्त हो गए। जब ये मान प्राप्त हो गए, तब हम अपने इस प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं समपूर्णांक, किसकी, धनात्मक समपूर्णांक की बात की गई है, यानी कि धनात्मक समपूर्णांक 2q क्यूब का होता है। और जाहिर सी बात है कि जब हमने यहाँ पे भाग करके देखा, तो उसमें भी हमने यही पाया कि धनात्मक जो समपूर्णांक हैं, उसमें तो कोई शेषफल नहीं बच रहा था। क्या शेषफल बच रहा था? नहीं, हमने यहाँ बताया कि शेषफल के रूप में कुछ भी नहीं बच रहा है। और वही जब हम विषम संख्याओं को लेकर कर रहे थे, विषम संख्याओं को, यानी कि धनात्मक जब विषम संख्याओं को लेकर हम मान कर रहे थे, तो उसमें हम यही पा रहे थे कि वहाँ पे शेषफल बच रहा था, शेषफल बच रहा था, यानी कि वहाँ पे शेषफल बच रहा था। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो अपना एक मान यहाँ पे है 2q है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ अगर देखोगे तो इसमें है सिर्फ भाजक, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ है भाजक गुणित भागफल, ठीक है ना। और इसमें अगर बात करोगे इसकी बात करोगे, तो इसमें हमें दिख रहा है कि भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल के रूप में देख। तो दोस्तों हमने जाना था भाग करके कि जो शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा था, जो यानी कि जिस में भाग देने पर जो मान हमें शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा था, तो उसको तो हम कह रहे थे कि ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। हम कह रहे थे कि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, और इसमें शेषफल नहीं आ रहा था, उसको हम कह रहे थे कि ये हमारा धनात्मक समपूर्णांक है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने भाग करके देखा था। तो हमारे सामने अब यहाँ पे वही स्थिति वही कंडीशन यहाँ पे प्राप्त हो गया है कि यहाँ पे जो भाजक और भागफल के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, तो इनको जाहिर सी बात है हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कि हमारे धनात्मक समपूर्णांक हैं। कौन? ये हमारे धनात्मक समपूर्णांक हो गए। और उसी प्रकार से इसमें शेषफल आ रहा है, तो हम इनको कह देंगे कि ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे। तो यहाँ से हमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जा रहा है कि अगर हम a बराबर 2q लेते हैं, ठीक है, अगर हम a बराबर 2q लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a के बराबर ही तो हमें सिद्ध करना है भैया ना, तो a को तो लेके चलेंगे, तो हम a को लेके चलेंगे, तो हम लिखेंगे कि अगर a बराबर 2q है, तो हम यही कहेंगे ना कि अगर a बराबर 2q है तब तो यह एक संपूर्णांक है, ठीक ना। और अगर a बराबर 2q प्लस 1 है, तब यहाँ पे यह एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि यदि a बराबर 2q है, तब यह एक समपूर्णांक है, यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, या धनात्मक समपूर्णांक होगी, ठीक है ना, धनात्मक समपूर्णांक होगा। उसी प्रकार यदि a बराबर 2q प्लस 1 है, तब यह एक
धनात्मक पूर्णांक के रूप की होगी। ओके, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप की होगी, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगी ना, यहां सम संख्या कर लीजिए, या तो सम संख्या होगी या तो विषम संख्या होगी। ओके, तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने अपने इस सेकंड उदाहरण को, यानी जो दूसरा उदाहरण है, उसको इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी प्रकार से सॉल्व कर लिया। और हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा कि यदि a बराबर 2q है तब यह एक धनात्मक समपूर्णांक होगा ना। उसी प्रकार यदि a बराबर 2q + 1 है तब यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप की होगी। ओके, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगी या तो विषम संख्या होगी। ओके, जाहिर सी बात है कि कोई भी धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, वो या तो सम संख्या होगी या तो विषम संख्या ही होगी। ओके, यही तो बात है ना। अब भाज्य में तोड़ेंगे उसके बाद अलग है, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी पूर्णांक है, जब वहाँ हम सम और विषम की बात करेंगे तो सम और विषम में से वही तो होगा ना। तो इस प्रकार से अब सही बात है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम संख्या होगी या तो विषम संख्या होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इसको बहुत ही बारीकी से देखा कि कैसे सॉल्व होता है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि कैसे इसको करना है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि क्या हमारा उदाहरण कर रहा है, कि उदाहरण हमारा ये कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। ये हमारे लिए क्वेश्चन दिया है ना, सिंपल था। तो अब हमें इसको हल करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि समपूर्णांक या सम संख्या क्या होती है और विषम पूर्णांक या विषम संख्या क्या होती है। ठीक है। तो हम लोगों ने पहले तो सम संख्या और विषम संख्या या समपूर्णांक और विषम पूर्णांक को जाना अच्छी प्रकार से क्या होती है। ओके, फिर हम लोगों ने सम संख्या और विषम संख्या या समपूर्णांक और विषम पूर्णांक को ये जाना कि अगर हम सम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो वो पूरी विभाजित हो जाती है और शेष पर कुछ भी नहीं रहता, और अगर हम विषम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो हमारे लिए शेष पर बचता है, क्योंकि सम संख्या वही होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है और विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। इसलिए सम संख्या में 2 से भाग देने पूरी विभाजित हो जाती है, शेष पर कुछ नहीं बचता, और विषम संख्या में भाग देने पर शेष पर हमारे लिए बचता है। तो जब इतना हम लोग जान गए तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े ना। हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने इतना जान लिया तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए कि क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो क्योंकि दोस्तों हमारे लिए कोई भी संख्या दिया नहीं है, यानी कि हमें खुद से मान के खुद से सिद्ध करना है कि अगर कोई भी अगर सम संख्या है तो 2q के रूप का होगा, यानी कि शेषफल नहीं बचेगा, और अगर विषम संख्या होगी यानी कि विषम पूर्णांक क्या होगी तो वहाँ पे शेषफल बचेगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। ओके, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक धनात्मक पूर्णांक a मान लिया। ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि दोस्तों सम पूर्णांक की बात की गई है और विषम पूर्णांक की एक साथ बात की है, इसलिए हमने ना तो वहाँ पे सम की बात की और ना विषम की, हमने केवल एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक पूर्णांक संख्या ले लिया a। ठीक है, ये हमने पूर्णांक संख्या ले लिया और उसको सिद्ध करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में कैसे पाया सम संख्या विषम संख्या ना, तो आप जानते हो। तो जब इतना हम लोगों ने जब संख्या लिया तो हम लोगों ने लिखा कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा a धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। वही संख्या a ना, वही संख्या a इस रूप का होता है। जब हम लोगों ने इतना लिख दिया तो हम लोगों ने यहाँ फिर अपने क्वेश्चन पे वापस लौट के जब देखा दोस्तों, यहाँ हमारे लिए जो 2q है और यहाँ पे 2q + 1 ना, यहाँ पे 2q + 1 है, तो इनको हमने देखा तो ये हमारी जो संख्याएं हैं ना, ये हमारी संख्याएं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल किया जाता है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके, तो उसमें जो प्रमेयिका उपयोग होती है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका, यानी कि a = bq + r, 0 = b ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भाग पर प्लस शेष पर
जहाँ शून्य स्मॉलर देन इक्वल आर स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो जब हमने उसको यहाँ पे लिखा, वो चीज़ यहाँ पे लिखा, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारी संख्याएं हैं ना, जो सम संख्या बनने वाली है ना, यहाँ पे कहा गया ना समपूर्णांक, तो जब उसको हमने देखा तो यहाँ पे जो हमारी 2 की संख्या है ये हमारे यानी कि बी क्यू यानी कि भाज्य गुणित भागफल से मेल कर रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2q + 1 है, ये हमारी संख्या यहाँ bq + r यानी कि भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप किया रही है, और ये हमारी जो संख्या है ये भाज्य गुणित भागफल के रूप किया रही है। सिंपल सा, ओके। जब हम लोगों ने इतना पा लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ पे देखा तो ये जो हमारे इसके लिए 2 थे और ये 2, ये दोनों के लिए भी 2 हमारे समान आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने आगे किया कि जब ये संख्या 2q है और ये 2q + 1 है, तो हमें यही सिद्ध करना है कि हमें a बराबर 2q भी करना है, या a का मान 2q जो a है उसको हमें दर्शाना है 2q के बराबर, और फिर a को ही दर्शाना है 2q + 1 के बराबर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे a बराबर 2q लिखा और a बराबर 2q + 1 भी लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि ये इसी के बराबर तो सिद्ध करना है ना, तो इसके बराबर सिद्ध करना है तो उसके बराबरी में तो हम लिख ही सकते हैं बराबरी में, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे बराबरी में लिखा। जब हमने लिखा तो अब यहाँ पे जो a अपना है ये अपना भाज्य है ना, यहाँ पे हमने संख्या को धनात्मक पूर्णांक माना है ना, इसी से तो हमें इसे करना है ना, तो इसको हमने जब भाज्य माना ना, क्योंकि हमें इस पर अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको भाज्य माना और 2 को मैंने भाजक माना। जब हमने 2 से a में भाग किया तब हमारे लिए, क्योंकि जो चर संख्या है उसमें अचर से तो भाग सही हो नहीं पाएगा, इसलिए जब सही भाग नहीं हो पाया तब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे वही मान लिख दिया कि a बराबर 2q + r और शून्य स्मॉलर देन इक्वल r स्मॉलर देन b। अब b की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो अपना 2 है ये b की जगह पे आया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हमने 2 इसको रखा। ओके, इतना जब हमने रखा तो क्योंकि जानते हो कि जो शेषफल होता है वो या तो सदैव शून्य होता है या सदैव शून्य से बड़ा होता है, लेकिन b से सदैव छोटा होता है। तो जब इतना होता है तो जब हमने इसकी संभावना व्यक्त की कि हमारे लिए जो शेषफल हो सकता है वह संभावित शेषफल जो होगा वो 0 और 1 होगा। इतना होगा, जब इतना होगा तो हमने यानी कि संभावित शेषफल जब हमने प्राप्त कर लिया, तब इसी संभावित शेषफल को हमने यहाँ पे अब इस अपने जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है ना, जो यूक्लिड एल्गोरिथम के अंतर्गत जो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका, जब उसमें इसी मान को रखा, एक में 0 को हर यानी कि शेषफल के रूप में और एक में 1 को रखा, और यह जो यहाँ पे दिखाया गया है उसी को लेके तो हल कर रहे हैं यहाँ पे ना, इसी को लेके जब हमने यहाँ पे जब रखा इसमें, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो उसी से कर रहे हैं। जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमें 2q एक में प्राप्त हुआ जब 0 हमने रखा, और जब 2q + 1 रखा तो हमारे 2q + 1 आ गया ना, यानी कि जब शेषफल के रूप में 1 रखा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारी संख्याएं हैं 2q + 1 ये हमारे इसके और इसके बराबर आ गई। इतना बराबर आ गई तो हम लोगों ने जाना था दोस्तों ना, हम लोगों ने ये जाना था जो अपनी सम संख्या होती है, अपनी सम संख्या होती है तो उसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचता भाग देने पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है ना, और यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि भाग देने पर यहाँ पे 1 बच रहा है। जब यहाँ से 1 बच रहा है और इसमें कुछ नहीं बच रहा है, तो हम लोगों ने जान लिया दोस्तों कि अपनी सम संख्या होती है उसमें भाग देने पर तो कोई शेषफल नहीं बचता, और जो विषम होती है उसमें भाग देने पर कुछ शेषफल होता है। तो जिसमें नहीं बचता है तो उसको हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारी सम संख्या है, क्योंकि इसमें भाजक गुणित भागफल ही सिर्फ है, और इसमें भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यानी कि तीनों इसमें है, शेषफल भी है, इसलिए इसको हमने विषम संख्या मान लिया। तो जब हमने मान लिया तो हमारी ये संख्या जो 2q इसके बराबर है, देख लीजिए आप लोग, और ये 2q + 1 है ये इसके बराबर है। सिंपल सा आप लोग देख लेते हो। तो इस तरह से हमारा ये मान प्राप्त हो गया। जब हमने प्राप्त हो गया तो हमने यहाँ पे सिंपल सा फंडा में लिख दिया कि यदि हम a बराबर 2q लेते हैं, यानी कि यदि a बराबर 2q है तब यह एक धनात्मक संपूर्णांक होगी ना, होगी, क्योंकि शेषफल उसमें है ही नहीं तो सम संख्या होगी ही ना, धनात्मक संपूर्णांक होगी, और पूर्णांक की बात हो रही है तो इसलिए यह 2q है तब यह धनात्मक संपूर्णांक होगी। उसी प्रकार यदि a बराबर 2q + 1 है तब यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप की होगी। ओके, ये भी क्लियर है, क्योंकि इसमें शेषफल बच रहा है तो इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम संख्या होगी या तो विषम संख्या होगी, यही हो ही सकती है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस अपने सेकंड उदाहरण को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसको आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी प्रकार से रिवीजन कर लें ये कैसे कैसे होता होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो को यही रखना चाहेंगे। अगले वीडियो के लेक्चर में हम लोग चलेंगे अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, जो कि और इसी प्रकार का एक है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अच्छे प्रकार से उसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।